यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें डियर कोई भी दो बॉडीज है और उनका कुछ मास होगा, अलग अलग हो सकता है। m1 है और m2। दिस इज द टू बॉडीज, देयर masses are m1 and m2 और distance between both bodies that will be known as small r। यानी दोनों पिंडों के बीच का जो दूरी है वह क्या है, स्मॉल आर। अब इन दोनों के बीच में एक बल लगता है जिसको न्यूटन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी पहला स्टेटमेंट यही दिया था न्यूटन ने कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m1 m2। F is आपका gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses। सिंपल है, gravitational force is directly proportional to the product of their masses। ये पहली बात कही। तथा दूसरी बात कही कि वह जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वह उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या इनवर्सली होता है। अब दोनों चूंकि आपका पहली और दोनों कंडीशन में लेफ्ट हैंड साइड एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, बाएं पक्ष में दोनों की क्या है, फोर्स है। तो क्यों ना बाई 1 and 2 we get, बाई 1 and 2 get, 1 and 2 we get। समीकरण 1 और 2 से आप इसको मिला लीजिए। तो जब आप मिलाएंगे तो F इज इक्वल टू लिख देंगे, या F इज प्रोपोर्शनल टू, जो ऊपर रहेगा उसको ऊपर ही रखेंगे, जो नीचे रहेगा वह नीचे रखेंगे। और जब कभी भी आप प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे तो कोई कांस्टेंट यूज करेंगे, तो कांस्टेंट आपका यहाँ पर कैपिटल G इस्तेमाल करेंगे, m1 m2 अपान r स्क्वायर। ये आपका क्या है, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ का यही फार्मूला है। इससे बहुत सारे सवाल आप लगाते हैं। अगर आपको फोर्स की बीमा, आपको G की बीमा निकालना है, ये G का बीमी सूत्र निकालना है। कितना आसान है देखिएगा बीमी सूत्र निकालना। पहली बात कि इसका फार्मूला आपको जानना चाहिए, क्योंकि MLT के रूप में होता है तो हर चीज याद करना संभव नहीं है। बीमी सूत्र कभी भी याद नहीं किया जाता है, आप बस फार्मूला जाने और निकालना जाने। तो इसका G का फार्मूला होता है F इंटू r स्क्वायर अपान m1 m2 नीचे होगा। अब इसी का तो बीमी सूत्र लिखना है। तो ये आपका फोर्स है, बल है, तो बल की बीमा क्या लिखेंगे, गोरख। हाँ, गोरख ने बताया है कि MLT पावर -2 हो। सही बता रहे हैं सानी? अच्छा, ये जो दूरी है इसका बीमा क्या हो जाएगा, यानी स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे दोनों मास है। तो द्रव्यमान को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं बीमी सूत्र में, तो m इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा। अब डियर ये जो दो पावर है ना, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो m l t पावर -2, l के पावर 2, ये m के पावर -2। ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो -2 पावर से 1 पावर घट जाएगा,
बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो 1 इसका पॉजिटिव है तो वह जुड़ेगा नहीं, घट जाएगा, तो m के पावर -1 हो जाएगा। और l का 1 पावर, l का 2 पावर, तो l का 3 पावर हो जाएगा, और t का तो -2 पावर रहेगा। तो यह क्या है, यह g का बीमीय सूत्र। ये बहुत बार फिजिक्स में पूछा है, और बीमीय सूत्र आप जो है ना बस निकालना सीखिए, फार्मूला आपको याद होना चाहिए। कितना फार्मूला होगा, 50-60 फार्मूले होते हैं फिजिक्स में, सब आपका याद हो, फटाफट आप रख करके वैल्यू निकाल लें। यानी इसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। और क्या होता है, डिफाइन करना है, तो किसी वस्तु में उसके गति के कारण जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। अब डियर शॉर्टली वी विल नोटेड इट के, और जबकि स्थितिज ऊर्जा को आप क्या लिखेंगे, शॉर्टली वी विल नोटेड इट आपका पी। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका काइनेटिक एनर्जी। इसका फार्मूला होता है हाफ mv का स्क्वायर, ये मास है और यह वेलोसिटी। अब अगर इसका के की विमा लिखना है, गतिज ऊर्जा की विमा लिखना है, तो एकदम आसानी से लिखेंगे आप। हाफ की कोई विमा नहीं होती, यह मास है तो यह हो जाएगा। वेलोसिटी की विमा होती है lt के पावर -1, और उसका वेलोसिटी का स्क्वायर है। जब उसको ओपन करेंगे तो m l का स्क्वायर t पावर -2। ये आपका गतिज ऊर्जा की विमा अगर पूछता है तो ml स्क्वायर t पावर -2 आप दे सकते हैं। ये आपका पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। अब इसकी विमा लिखना है, तो पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है, वो विल टेल मी, बल बटे लंबाई होता है, बल बटे क्षेत्रफल नहीं होता है। बल बटे क्षेत्रफल बाबू जानते हैं क्या होता है, वो आपका प्रेशर होता है, दाब होता है। देखो बाबू, ये आपका दाब इक्वल टू होता है, ये आपका F/A का मतलब क्या हो गया, बल बटे क्षेत्रफल। दिस इज नोन एज प्रेशर। ठीक है, बट आपका जो सरफेस टेंशन होता है वह क्या होता है, F अपॉन L होता है, F अपॉन L होता है। तो L क्या है, द्रव के सरफेस पर या द्रव के पृष्ठ पर खींची गई एकांक काल्पनिक लंबाई के अभिलंबवत जो बल लगता है वो क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। अब डियर बल की विमा लिखना है, तो फोर्स की विमा आप याद ही कर लिए, ml पावर -2 अपॉन नीचे L है, लंबाई है, तो इसका कैपिटल L लिख दीजिए, विमा लिखना है तो, और L से L काट देंगे तो mt के पावर क्या हो जाएगा, -2। झूला से भी 2-3 क्वेश्चन आता है। आप जरा ध्यान से देखिएगा, ये ऊपर दृढ़ आधार डाली है और डाली में ये आपका झूला है, और मान लीजिए ये झूला हो गया, छोटू और छोटिया ये दोनों झूल रहे हैं। अगर झूला जिस समय यहाँ जाएगा तभी तो ये सब झूलेंगे, ऐसा नहीं ना कूद जाएंगे, नहीं होगा ऐसा, यहाँ ऐसे रहेंगे। और ये एक बार झूला इधर भी आएगा, हाँ ऐसा नहीं, आपका बदली नहीं हो पाता है, वो अपनी साइड जिस साइड रहते हैं उसी साइड रहते हैं। हाँ, ज्ञानचंद भी झूल लें डियर, कोई बात नहीं आपका। पहली बात की ये जो लंबाई होता है ना स्ट्रिंग का, ये जो लंबाई होता है ना, यहाँ पर एक आवर्तकाल का एक फार्मूला दिया गया है, T=2 पाई, और कड़ी में L/G होता है। मित्र, आप कभी जिंदगी में इस फार्मूले को ना भूलें। ये फार्मूला क्या है, सिंपल पेंडुलम का आवर्तकाल का फार्मूला है, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम।
दिस इज द फार्मूला पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम। और सिंपल पेंडुलम क्या होता है? किसी भी दृढ़ आधार से एक ऐसा धागा जो फ्लेक्सिबल न हो और उससे कोई भी पिंड बांध दे, तो ये समायोजन या एडजस्टमेंट वह सिंपल पेंडुलम कहलाता है। अब डियर ये फार्मूला जो आप देख रहे हैं T = 2 पाई करड़ी में L/G। अब इस फार्मूले में L क्या है? इस आपका पेंडुलम का जो धागा है ना, इसकी लंबाई, जो डोरी है उसकी लंबाई, और G आपका उस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स जिसको पृथ्वी लगाती। पृथ्वी हर एक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती। यहाँ पर 2-3 बातें हमें पूछता है बार बार कि यदि सरल लोलक का जो धागा या रस्सी है उसकी लंबाई को बढ़ा दें तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल वाले तो जाने होता क्या। तो आवर्तकाल जो होता है कंप्लीट वन ऑसिलेशन, यानी एक दोलन करने में जो समय लगता है वह क्या होता है? आवर्तकाल होता है। एक दोलन करने में जो समय लगता है वह आवर्तकाल होता है। एक दोलन कब होगा मित्र? यहाँ से चला, यहाँ गया, यहाँ गया, एक पूरा हो गया। आप यहीं से चले, यहाँ गए, यहाँ आए, यह क्या हो गया? एक ऑसिलेशन, आपने एक दोलन पूरा कर लिया। और एक आपने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। तो 1 सेकेंड में, विद इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, यानी 1 सेकेंड में किए गए दोलनों या कंपनों की संख्या क्या होता है? आवृत्ति कहलाता है। आवृत्ति पढ़ा आपने, देखिए n = 1/t होता है, या आपका t = 1/n होता है। एक कोई भी दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है डियर, यहाँ पर क्या होता है देखिए, कभी कभी आपने सुना होगा कि पेंडुलम घड़ियों को यदि हम पहाड़ पर लेके चले जाएं तो उनके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी घड़ी सुस्त हो जाएगी या फास्ट। तो मित्र जो है ना, पहाड़ पर आप लेके जाएंगे तो G का मान कम होता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर G का मान कम होता है। तो G का मान कम होगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। आवर्तकाल अगर कम हो जाएगा तो घड़ी क्या होगी? फास्ट हो जाएगी। तो आवर्तकाल जो है वह आपका डियर आवर्तकाल पर घड़ी का सुस्त होना फास्ट होना निर्धारित करता है। लेकिन आवर्तकाल किन बातों पर निर्धारित करता है? तो याद रखिएगा, आवर्तकाल केवल 2 बातों पर निर्धारित करता है, L पर और G पर। इस फार्मूले में केवल L है और G, इसके अलावा और कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो लंबाई बढ़ाएंगे आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटाएंगे आवर्तकाल घट जाएगा। ये आपका G का मान, यानी आप तल से ऊपर लेके जाएंगे तो G का मान कम होगा। तो G का मान नीचे है ना, वह कम होगा तो ये P का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आवर्तकाल बढ़ने से क्या होता है? घड़ी आपका सुस्त हो जाती है। बात समझ में आ गई? तो झूले पर आपने देखा हो डियर, जब आप बैठे रहते तब आपका झूले का आनंद ज्यादा होता है। झूले पर खड़े होते ही उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आवर्तकाल कम होने का मतलब उसका प्रभावी लंबाई क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 2 बातें तो ये हो गई। तीसरी बात मैं ये बताना चाहूंगा कि जब ऐसा ऑसिलेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, तो एक बल हमेशा एक इधर लाता है, इधर जाएगा तो ये इधर लाएगा बल। एक कौन सा बल होता है? किसको बोलेंगे? प्रत्यानयन बल।
दिस इज कॉल्ड आपका रिस्टोरिंग फोर्स। ए रिस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज वांट टू बी आपका रेस्ट दैट बॉडी। उस बॉडी को हमेशा ये क्या करना चाहता है, इन रेस्ट चाहता है, रेस्ट में करना चाहता है, रेस्ट में करना चाहता है। लेकिन आपका वो अलग की बात है। और दूसरी चीज है कि जब झूला इधर जाएगा तो यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकता है। तो जब रुकेगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। और आपका रियल, क्योंकि झूला रुका है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी आपका कि अब झूला रुका है तो गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके वेग के कारण होता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसके स्थिति के कारण होता है। तो यहाँ पर तो झूला रुका है, इसलिए आपका P मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन Ke क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। क्यों मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि झुलवा जो है 1 सेकंड के लिए क्या होगा, रुक गया। और यहाँ पर क्या होगा, एट ए मिडिल पॉइंट जो P होता है पोटेंशियल एनर्जी, वो आपका क्या होता है, मिनिमम होता है। क्योंकि यहाँ तो झूला रुकेगा ही नहीं, यहाँ बीच में झूला रुकता है, नहीं रुकता है, तेजी से आता है, गुजर जाता है, इधर जाएगा इधर जाएगा। झूला जब भी आप झूलेंगे तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। तो एट ए मिडिल पॉइंट झूला जो है वह रुकता नहीं है, वह क्या होगा, उधर जाएगा इधर आएगा, इधर जाएगा उधर आएगा। एट ए मिडिल पॉइंट आप वेलोसिटी देखेंगे, झूला में सबसे ज्यादा स्पीड आपको कहाँ देखने को मिलता है, सानी यहाँ मिलेगा आपका ग्राउंड पॉइंट पर। तो इसीलिए यहाँ पर जो Ke होता है वो आपका मैक्सिमम होता है, ये आपका मैक्सिमम, सबसे अधिकतम आपका यही पाएंगे। एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर क्या पाएंगे आप, यहाँ पर सेम कंडीशन होल्ड होगी, ये आपका P क्या हो जाएगा, ये आपका मैक्सिमम, और Ke क्या हो जाएगा, मिनिमम। Ke मिनिमम है आपका, यानी काइनेटिक एनर्जी मिनिमम क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर झूला आपका 1 few सेकंड के लिए क्या होता है, रुकता है। जब रुकेगा झूला तब ना आगे बढ़ेगा, ऐसे जाता रहेगा तो थोड़ी आपका आगे बढ़ेगा, वह जाएगा, वेलोसिटी 0 होगी, तब फिर इधर की ओर मुड़ेगा। और वेलोसिटी बढ़ेगी तो अधिकतम वेग आपका यहाँ होता है, और अधिकतम आपका उसका पोजीशन स्टॉपेज जो इस पॉइंट पर होता है। तो ये आपका Ke का मतलब आप समझ पाए होंगे। और Ke के बारे में आप इतना जानिएगा, ये जो Ke अभी भी बताएं आपको, हाफ mv² होता है। और ऊर्जा का कोई भी मात्रक जो है आप बता सकते हैं, जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक, ये दोनों क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल। अब Ke हो या P हो, अब P के बारे में फार्मूला क्या होता है, तो P जो होता है वह mgh होता है, यानी मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू हाइट। ये आपका 3 चीज पर डिपेंड होता है। P को डिपेंड करना हो तो 3 चीज पर डिपेंड करता है, एक मास, एक g और एक हाइट। जबकि काइनेटिक एनर्जी के लिए 2 फैक्टर होते हैं, मास और वेलोसिटी। क्या, मास और वेलोसिटी। आई होप दैट ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। स्मॉल g एंड कैपिटल G, ये आप बता सकते हैं स्मॉल g और कैपिटल G में क्या संबंध होता है। देखिए, स्मॉल g इक्वल टू होता है कैपिटल G बटे RE का वर्ग होता है। ये आपका हेड है, समझ पाए आप लोग इसको, ध्यान से देखिएगा। स्मॉल g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, और जो कैपिटल G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और mE क्या है, मास ऑफ अर्थ, RE क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। आप सारी बातें समझिएगा, इन दोनों में रिलेशन यही होता है, स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G बटे RE का वर्ग। आप आराम से इस फार्मूले के द्वारा इस चीज को आप कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बटे 1 करके ये आपका G बराबर G RE का वर्ग। अब आपका G का मान निकालना होगा इस तथ्य पर
तो जी का मान ये आपका जी आर ई का वर्ग बटे यमी। आप इस फार्मूले से अगर जो भी मान रखेंगे, अगर जिसका भी डॉटा रखेंगे, वो आपका वैसे कैपिटल जी जो होता है डियर, ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ये आपका सभी ग्रहों पर क्या होता है, एक समान होता है। लेकिन आप इस फार्मूले को कभी भी आप जैसे भी बोलेगा, जी तो सबका मान याद रहता है, सभी को याद रहता है, लेकिन इसके अलावा भी और मान लीजिए 4 कंपोनेंट दिया है, तो जी आपको कॉमनली पता है, और 2 कंपोनेंट अगर आपको दे दे तो पृथ्वी का मास, अब बताइए, बोला होगा पृथ्वी का मास कोई बताएगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान आपका अंजू ने बताया 6 × 10 के पावर 24 kg। बहुत अच्छा है। आपको यमी निकालना है ना बाबू, तो तिर्यक गुणा करिएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसको इधर करेंगे, तो यमी बराबर हो जाएगा जी आर ई का वर्ग बटे आपका कैपिटल जी हो जाएगा। जी का मान पृथ्वी पर 9.8 होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ, ये जो पृथ्वी की त्रिज्या है ना मित्रों, ये आपका अप्रोक्सीमेटली 6400 किमी रखी जाती है। अब किमी को बाबू को चेंज कर दीजिएगा मीटर में, तो 3 को 0 बढ़ा दीजिएगा, इसको पावर के रूप में लिखेंगे ना, तो यहाँ दशमलव लगाएंगे ना, 6.4, तो 2 2 4 2 6, ये 10 के पावर 6 मीटर, ये आपका पृथ्वी की क्या यूज करेंगे, त्रिज्या। तो अब डियर यहाँ पर कर लेते हैं 6.4 × 10 के पावर 6 का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक कैपिटल जी का मान 6.67 × 10 की पावर -11। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखिए, 9.8 और इसका 2 बार कर देंगे, 6.4 × 6.4 इंटू 6 दूना के 12 हो जाएगा, 12 हो गया बाबू। और ये 6.67 × 10 पावर जो -11, उसको ऊपर ट्रांसफर कर दीजिए, ऊपर ले जाएंगे ना तो वो प्लस में हो जाएगा। अब मित्रों भाई 12 11 कितना हो जाएगा, 23। अब आप इसको आराम से कर लीजिएगा, तो यह आपका जानते हैं कितना ये हो जाएगा, यह कैलकुलेट करेंगे ना तो अप्रोक्सीमेटली 60 आएगा मित्रों, 60 गुणे 10 के पावर 23, तो इसको 60 न लिख करके 6 गुणे 1 और 10 का इसमें पावर में जोड़ देते हैं, तो 10 के पावर 24 आपका केजी। आज चूंकि पृथ्वी का मास क्या होता है, किलोग्राम में होता है, तो द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी। और द्रव्यमान एक अदिश राशि, द्रव्यमान कभी भी किसी पिंड का बदलता नहीं, बदलता है तो क्या बदलता है, भार। क्यों भार बदलता है, क्योंकि भार इक्वल टू होता है m × g। किसी भी चीज का जो वेट होता है वह मास इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो g आपका क्या है, चेंजेबल है, g का मान क्या होता है, बदलता रहता है। तो किसी भी पिंड का जो भार होता है, वेट ऑफ एनी बॉडी आपका मैक्सिमम वेट WEIGST, वेट ऑफ एनी बॉडी आपका मैक्सिमम एट पोल, ये बता रहे हैं आपका सानी बता रहे हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है, अरे वेट जो होता है वो मैक्सिमम एट पोल होता है। फिर क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? पोल तो यही होता है ना, एक क्या है नॉर्थ पोल, एक क्या है साउथ पोल, और ये बीचवा में कौन सी लाइन है, ये आपका इक्वेटर लाइन। एक यहाँ पर लाइन काट लिया जाए, इस लाइन को आप क्या बोलते हैं, आप 66.5 टन नॉर्थ, ये कौन सी रेखा होती, आर्कटिक लाइन। और यहाँ पर जो होता है 66.5 टन, ये आपका डियर कौन सी लाइन है,
हाँ, ये अंटार्कटिक लाइन होती, ये आर्कटिक लाइन, ये अंटार्कटिक लाइन। यहाँ पर जोन बताइएगा कौन सा जोन है? हाँ डियर, टोरेंट जोन भी कह सकते हैं, उष्णकटिबंध। लेकिन मित्रों हमें एक चीज बताना था, यहाँ पर जो पृथ्वी का रेडियस होता है ना, ये रेडियस, वह ये वाले रेडियस से जो है यह 21 किमी ज्यादा होता है, RE प्लस 21 किमी, यह सिर्फ RE होता है। तो जो स्मॉल जी का फार्मूला होता है ना, वो आपका GME बटे RE का वर्ग, और यहाँ वाला G डैश इक्वल टू GME बटे RE प्लस 21, इसका वर्ग कर देंगे। अब आपको पता है, वो विल टेल मी आपका स्मॉल जी का मान डियर आपका, ये आपका ज्यादा या कम, ये वाला सही है या G डैश आपका ये वाला सही है, या आपका G डैश इक्वल टू G ये वाला सही? हाँ डियर, पहला वाला सही है, ये आप सही बताए हैं डियर। क्यों? रीजन होता है कि हर का मान कुछ भी बढ़ेगा, अगर अंश जब कांस्टेंट है तो हर का मान बड़ा होगा तो वह भिन्न क्या होती है? छोटी होगी। हर का मान बड़ा है, यहाँ 21 किमी जोड़े, अगर आप 1 किमी भी जोड़ देंगे तो भी ये मान क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। यहाँ तो आपने 21 किमी जोड़ा है, इसलिए प्रूव होता है कि G डैश यानी आपका विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर G का मान सबसे न्यूनतम होता है, जबकि G का मान ध्रुवों पर सबसे अधिकतम होता है। इसलिए जब भी कभी पूछे कि किसी पिंड का सर्वाधिक भार कहाँ पर होगा, तो आप बताइएगा ध्रुवों पर होगा, क्योंकि जो ध्रुवों पर क्या होता है? G का मान ज्यादा होता है। अब जो कोई प्लेन आपका उड़ा के लेके आएगा इस G से होते हुए पृथ्वी के नॉर्थ पोल के ऊपर उड़ा के लाएगा, तो ये प्लेन उड़ाना आपका G का मान जब ज्यादा होता है तो काफी रिस्की होता है। अब जब विमान जब डाउनवर्ड आएगा तो इसका और चलाना या उड़ाना काफी कठिन होगा। लेकिन भारतीय लड़कियां आपका इस कार्य में भी पीछे नहीं हैं, और इसको काम कर दिखाया किसने? जोया अग्रवाल। पहली बार जोया अग्रवाल ने जो फ्लाइट उड़ाई थी बिना किसी स्टॉपेज का 7 समुद्र पार, सोचिए। और ये भारत की लड़कियों में गजब की दमदारी होती, सोचिए अब भारतीय लड़कियां कितनी बहादुर होती। इसका मिसाल मित्रों सोचिए, जानते हैं जोया अग्रवाल ने फ्लाइट कहां से उड़ाई? सिलिकॉन वैली ऑफ अमेरिका, यानी आपका कैलिफोर्निया राज्य का वो शहर था सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को से लड़की ने फ्लाइट उड़ाया और सीधे 7 समुद्र पार करते हुए इंडिया के बेंगलुरु में उतार दिया। सोचिए 17 से 18 घंटा फ्लाइट में लगा था। मित्रों, ये ध्रुव नॉर्थ पोल के ऊपर जब कोई फ्लाइट उड़ाता है तो बहुत रिस्की होता है फ्लाइट उड़ाना और संभालना। उसको जी के मान में ऐसा परिवर्तन का खेल होता है कि विमान को उड़ा पाना और संभाल पाना काफी कठिन। तो भारत की लड़कियां होती ही कहाँ पीछे किसी काम, लेकिन कर दिखाया उसने आप करियर। और सिर्फ लड़कियों की टीम थी, वह विमान को लीड कर रही थी जोया अग्रवाल। वो पायलट भी कोई थी भारतीय, और आराम से बहादुर लड़की ने उड़ा करके विमान को 7 समुद्र पार लेके आया, बिना कहीं आपका लैंड किए सीधे विमान को लेके आया सैन फ्रांसिस्को टू आपका बेंगलुरु, यानी सिलिकॉन वैली से सिलिकॉन वैली। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, सिलिकॉन वैली जो बेंगलुरु को कहा जाता है सिलिकॉन। सिलिकॉन के बारे में मित्रों आप पढ़ते होंगे, SI का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 14 होता है। 14 होता है एटॉमिक नंबर ना, एटॉमिक नंबर 14 होता है। अब डियर
तो एक बात समझिएगा, ये सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, ये अर्धचालक, और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है अर्धचालक सिलिकॉन का कि अपने से यह विद्युत को ट्रांसफर होने नहीं देगा, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने नहीं देता, केवल आपका हीट को ट्रांसफर होने देता है, यह ऊष्मा का संचालन करने देगा, लेकिन आपका विद्युत का संचालन होने नहीं देता। और ये ज़्यादातर इस तरह के आइटम होते हैं, मोबाइल का प्लेट, बहुत सारे सामान, तो इनको बनाने के लिए आपका सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए आपका बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये आपका जी का मान आप जानते हैं, तो जी का मान आप जानिएगा ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, तो ध्रुव से जब आपका विषुवत रेखा की ओर आते हैं तो आपका जी का मान क्या होता है? घटता है। आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। आप पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर भी जी का मान कम होता है। और त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, लेकिन बाबू वेग परिवर्तन के लिए हमेशा अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग को घटाते हैं। कभी भी आपका u माइनस v नहीं करेंगे, v माइनस u करेंगे। v आपका अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग होता है, बटे समय अंतराल क्या होता है? t। अब आपका y क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी क्या करेंगे? तिर्यक गुणा, तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका एक में करेंगे मित्रों तो v माइनस u भी होगा, और a का t में करिएगा तो at हो जाएगा। अब आपका u को उधर ट्रांसफर करिएगा, माइनस है तो उधर प्लस हो जाएगा, तो v बराबर u प्लस at। अरे at आपका प्लस में था ही बाबू, तो चाहे पीछे आपका लिखें u चाहे आगे लिखें, इससे इसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्या है? गति का पहला समीकरण। दिस इज द लॉ ऑफ मोशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन गति का होता है। ये दिस इज द लॉ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, v बराबर u प्लस at। एक बात और समझिएगा डियर, जब कोई वस्तु विरामावस्था से स्टार्ट होती है ना, उसका प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होता है? 0। और किसी बॉडी को अगर ब्रेक लगा के आप रोक देते हैं तो अंतिम वेग क्या हो जाता है? 0। किसी बॉडी को रोक लेंगे तो आपका और एक चीज और होता है, एक्सेलरेशन जो होता है ना, ये 3 कंडीशन पर डिपेंड करता है। एक तो ये है कि v इज ग्रेटर देन u, v इज आपका लेस देन u, v इज लेस देन u, v इज आपका नो चेंज, नो चेंज। अब डियर एक चीज है कि अगर वेग में परिवर्तन ही नहीं होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बाबू लोग? 0 हो जाएगा। जब कोई फिजिक्स का सवाल हो और कहा जाए एक वस्तु नियत वेग से जा रही, तुरंत आप वहां पर एक्सेलरेशन को 0 लिखेंगे। और अगर आपका v बड़ा है, u छोटा है, तो बड़े से छोटा घटाएंगे तो a आपका पॉजिटिव आएगा। और जब आपका ब्रेक लगा देंगे, मान लीजिए कोई भी स्पीड से जा रहे हैं, आप ब्रेक लगा देंगे, तो आप जब रुकेंगे तो आपका अंतिम वेग 0 हो जाएगा। आप प्रारंभिक वेग जिस भी स्पीड से चल रहे होते हैं तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव। और एक्सेलरेशन जब नेगेटिव होता है तो इसी को एक नाम दिया जाता है रिटार्डेशन, यानी हिंदी में कहते हैं मंदन। मंदन क्या है डियर? मंदन आपका त्वरण का नेगेटिव सिचुएशन होती है। क्या होती है? नेगेटिव सिचुएशन ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी। उम्मीद करता हूँ डियर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जब कभी भी कोई भी वस्तु भारहीनता का अनुभव करती तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाता है? 0। जब भी आप कोई बॉडी अगर भारहीनता का अनुभव करती, उसको लगता है कि हमारा वेटलेस हो गया, तो वेटलेस क्यों होता है? क्योंकि W = आपका ये 0 कैसे होगा?
तो भैया यम तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। अब जिसका जो रहेगा यम वो तो यम रहेगा ही रहेगा। जी का मान शून्य होने पर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा रिजल्ट क्या हो जाता है, जीरो। इसलिए जब भी कोई बॉडी अगर वेटलेस होती है तो वहां पर आपका वेटलेस की सिचुएशन में डियर क्या हो जाता है, वेटलेस की सिचुएशन में वहां पर वेटलेस की सिचुएशन आती ही क्यों है, क्योंकि वहां पर पृथ्वी त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। थैंक्स डियर, थैंक्स, जय हिंद।